हेलो गाइस, वेलकम टू ओकेला सर्विसेज। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बोलते हैं। तो इस अधिनियम में हम विनिर्दिष्ट अनुतोष के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बात उसके बारे में बताई गई है। परंतु हम इस वीडियो में सिर्फ उतना ही बात करेंगे जो भाग 1 में बताई गई हैं। बाकी के भाग हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो भाग 1 में प्रारंभिक के बारे में है, जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और इस अधिनियम कब ये प्रारंभ में आया था। फिर इसके बाद परिभाषाएं देखेंगे, फिर व्यावृत्तियाँ देखेंगे, फिर विनिर्दिष्ट अनुतोष का इसमें कौन से मामलों का बोले तो सिविल अधिकारों के लिए या फिर दंड विधियों के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष किसके लिए प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इस अधिनियम का अधिनियम संख्यांक जो है वो है 47। अधिनियम संख्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट नंबर। और यह अधिनियम पास हुआ था आपका 13 दिसंबर 1963 को। और इस अधिनियम को पास करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि जितने कतिपय प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोष हैं उनसे संबंधित जो भी विधियाँ हैं उनको परिभाषित करना और संशोधित करना, यही है अधिनियम का काम। कतिपय प्रकार का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन काइंड्स। तो इसमें जो सर्टेन काइंड्स की स्पेसिफिकली डिफाइंड है इस विधि में, इस विधि से संबंधित जितने भी हैं उसको परिभाषित करेगा और उसको संशोधित करने के लिए अधिनियम है। और वो जो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हैं उसको कैसे क्लेम करते हैं वो भी इस अधिनियम में बताया गया है। और इस अधिनियम को भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया था। ठीक, कब? 14वें वर्ष में। अब 14 वर्ष कैसे काउंट करते हैं वो बताते हैं। या तो आप 1963 में डायरेक्ट 1949 को माइनस कर दीजिए, या फिर आप 1949 को माइनस करिए और +1 करिए। ऐसा क्यों? देखिए, भारत गणराज्य, हमारे देश में गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को। परंतु गणराज्य देश बना कब था हमारा भारत? वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, इसीलिए 1950 से काउंट किया जाता है कि गणराज्य मतलब कि हमारा अधिनियम भारत गणराज्य के कितने वर्ष बाद बना हुआ है। ठीक, उसी को काउंट करने के लिए होता है। अब हम आगे चलते हैं। भाग 1 जो कि प्रारंभिक है इस अधिनियम का। और उस प्रारंभिक में हम सबसे पहला धारा बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो इस अधिनियम का जो शॉर्ट टाइटल है, संक्षिप्त नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल, वो होगा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, वही कहा जा सकेगा। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब इसका विस्तार जान लेते हैं। विस्तार मतलब एक्सटेंड, कि जो भारत देश है, ठीक, जो भारत देश है, भारत देश के कहाँ तक के क्षेत्रों पे लागू होता है। तो पहले जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, ठीक, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, ठीक ना, पहले उसके ऊपर लागू नहीं होता था। परंतु एक्ट 34 और 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ उसके बाद से हमारा जो अधिनियम है संपूर्ण भारत पे लागू होता है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय वाला पॉइंट हट जाता है और इसका विस्तार हो जाता है आपका संपूर्ण भारत पर। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रारंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमेंसमेंट, और इसी का सिनोनियम होता है प्रवृत्त होगा, मतलब कब इनटू फोर्स, कि कब वो फोर्स में यह अधिनियम आएगा। तो इसका जो तारीख तय किया गया था वो है 1 मार्च 1964। 1 मार्च 1964 को यह तय किया गया कि इस तारीख को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, इफेक्ट में आएगा। और फिर अब हम बात कर लेते हैं परिभाषाएं को। तो इसमें कुल 5 परिभाषाएं हैं। कितने हैं? 5 परिभाषाएं हैं। परंतु जो लास्ट वाला परिभाषा है जो अंगा में है, ठीक, जो अंगा में है
उसमें बस एक ही चीज़ बोला गया है जो हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि जो ऊपर 4 परिभाषाएं दिया गया है, इनके अलावा जितने भी शब्द और पद यूज़ होते हैं वो जो भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है उसका मतलब वही होगा, उसका अर्थ वही समझा जाएगा। ठीक, तो इसमें अब हम सबसे पहला परिभाषा देखते हैं, बाध्यता। बाध्यता से आप क्या समझते हैं? तो बाध्यता का अर्थ हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। एक क नाम का व्यक्ति ख नाम को व्यक्ति को के पास गया। ठीक, एक मिनट। एक क नाम का व्यक्ति ख नाम के व्यक्ति के पास गया। क नाम के व्यक्ति के घर में शादी है। इसके घर में क्या है? शादी है। ख एक केटरिंग बिजनेस चलाता है। क्या चलाता है? केटरिंग बिजनेस, व्यंजन का काम करता है। कुल मिला के बोले तो ये खाना बनाने का काम करता है ख। अब क ख के पास गया और बोलता है, इन लोग के बीच में करार हुआ इस बात को लेकर और उसकी संविदा बनी कि ख इनके शादी पे खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी लेगा और समय पे सारे गेस्ट को खाना देगा, सारे गेस्ट को खाना देगा। ठीक है। अब परंतु ख क्या करता है, जिस दिन शादी होती है उस दिन लेट आता है और खाने देने में भी कमी करता है, जिसके वजह से क को समाज में काफ़ी बदनामी और गेस्ट भूखे गए, इसके वजह से काफ़ी बदनामी हुई और जो सर्विसेज जो चाहता था वो नहीं हो पाया, जिसके वजह से उसको घाटा हुआ। अब क कोर्ट के पास जाता है। क किसके पास जाता है? कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट के पास गया और इस बात को लेकर कि हमारा यह एक संविदा बना हुआ था, एक हमारा संविदा बना हुआ था, परंतु उसके अकॉर्डिंग ख ने हमारे यहाँ पे खाना सही से नहीं परोसा। अब यह जो संविदा है वो किस प्रभाव का है? प्रवर्तनीय प्रभाव का। ठीक, प्रवर्तनीय मतलब जो कि इफेक्ट में लाया जा सके, जो कि फोर्स में लाया जा सके। अब जो ख का कर्तव्य था वो बाध्य था इस संविदा के द्वारा कि वो अपना कर्तव्य निभाए, परंतु नहीं निभाता, खाना देने का काम सही से नहीं निभाता, जिसके वजह से क कोर्ट न्यायालय के पास गया और स्पेसिफिक रिलीफ मांगा। ठीक, तो यही चीज़ होता है यहाँ पे। जो बाध्यता का अर्थ है उसका मतलब यही है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। ऐसा कोई भी कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सके, ठीक, वो सारे कर्तव्य में जो बाध्य होगा उसको क्या बोलेंगे? बाध्यता। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा परिभाषा देखते हैं, व्यवस्थापन। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बोले तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 द्वारा यथा परिभाषित बिल या कोड पत्र, जो वहाँ पे इन दोनों के बारे में बताया गया उससे भिन्न जो भी लिखित अभिप्रेत है, इसका यह है कि अगर कोई जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, जंगम बोले तो मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा मोबाइल, हमारा कार, ठीक, ये सब क्या है? हमारी जंगम संपत्ति। स्थावर संपत्ति जैसे कि हमारा लैंड, ठीक, हमारा घर, ये क्या है? ये सब स्थावर संपत्ति है। अब इससे संबंधित जो क्रमवृत्त हितें हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा होगा, बेटे का बेटा, तो सिर्फ बेटा नहीं, आप इस अर्थ में मत ले जाइए, बच्चे होंगे, बेटा और बेटी, सन और डॉटर। अब इनके सन और डॉटर होंगे, सन और डॉटर। तो ये सब क्या है? क्रमवर्ती हित रखते हैं उस चीज़ में। उसके अलावा भी जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी क्रमवर्ती हित रखते हैं और उस चीज़ों को जो यहाँ पे विवादित है, जो गंतव्य है यानी आगमन को व्ययनित किया जाता है, उसका व्ययनित किया जाना कारित होता है। वो तो कुल मिला के इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिंपल बात है कि एग्री कर जाते हैं और वो उस बात को सेटल करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं मामले को। ठीक, यही होता है व्यवस्थापन। अब फिर आते हैं ग पे। किस पे आते हैं? ग पे, जिसमें दिया गया है न्यास क्या होता है। तो न्यास का अर्थ वो समझा जाएगा जो भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है।
लेकिन जो उसकी प्रकृति है और उसकी प्रकृति में जो बाध्यता है, वो तो प्रकृति और बाध्यता जो है, जो अध्याय 9 के अंतर्गत, मतलब इस अधिनियम के अध्याय 9 के अंतर्गत न्यास की जो प्रकृति और बाध्यता है सिर्फ वही कवर होंगे यहाँ पे। और अब न्यासी कौन होता है? अब जो भारतीय न्यास अधिनियम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आता है, जो न्यास धारण करता है, न्यास धारण करने वाला व्यक्ति कौन होता है? न्यासी। ठीक, जिसको जिस संपत्ति का न्यास धारक मिला है, ठीक, उसमें ट्रस्टी है वो, तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यासी बोलते हैं। और अंगा वाला हमने देख लिया कि जो ऊपर 4 परिभाषाएं में डिफाइन ये तो है ही, लेकिन जो शब्द और पद यहाँ पे नहीं डिफाइन किए गए हैं, परिभाषित नहीं है, वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जो परिभाषित हैं वही अर्थ क्रमशः यहाँ पे भी वही समझा जाएगा। ठीक, अब हम आगे आज चलते हैं व्यावृत्तियाँ, जिसको हम सेविंग क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ पे है एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे उपबंधित, बोले तो इस अधिनियम में जो भी चीज़ उपबंधित है, ठीक, उसके अलावा इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसा नहीं समझा जाएगा। कैसा नहीं समझा जाएगा? यह कि जैसे क नाम का एक व्यक्ति है, ठीक, उस व्यक्ति का क्या है, संविदा के अकॉर्डिंग उसके कुछ अनुतोष इसमें बताए गए हैं, परंतु कुछ उसके स्पेसिफिक रिलीफ वाले हैं। स्पेसिफिक रिलीफ बोले तो विनिर्दिष्ट अनुतोष भी हैं। अब जो विनिर्दिष्ट अनुतोष इसको मिल रहा है, ऐसा नहीं समझा जाएगा कि जो क व्यक्ति को अनुतोष उसके संविदा, बोले तो जो उसके संविदा में मिल रहा था, उससे वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझा जाएगा। उसको वंचित नहीं किया जाएगा। जो संविदा में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और भले ही यहाँ पे उसको विनिर्दिष्ट पालन का एक अनुतोष मिलता है, रिलीफ मिलता है, उसके अलावा वो तो रहेगा ही रहेगा, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित करती है, देखिए यहाँ से मत समझिए, नहीं समझा जाएगा, वंचित करती है, यह नहीं समझा जाएगा कि वंचित करती है विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर दस्तावेजी पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, बोले तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है। यह भी नहीं समझा जाएगा कि वह उसके ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 4, जो आज के वीडियो का लास्ट धारा हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे धारा 4 जो है वो इससे डील करता है कि किन नेचर के जो मामले हैं उनकी सुनवाई होगी। जैसे 2 नेचर होता है, एक सिविल नेचर, एक क्रिमिनल नेचर के मामले होते हैं। बोले तो एक दंड विधि होता है, दंड विधि वाले मामले होते हैं, एक सिविल मामले होते हैं। सिविल को सिविल ही बोलते हैं हिंदी में भी। ठीक, तो जो सिविल राइट्स वाले मामले हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन जो दंड विधियों में बताए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के सिविल वाले मिलेंगे, परंतु क्रिमिनल वाले नहीं मिलेंगे। तो बस धारा 4 का जो कहने का अर्थ था उसका बस यही है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुमत किया जाना, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं। विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुमत किया जा सकता है। मतलब सिर्फ सिविल अधिकार के लिए ही प्रयोजन में इसको लाया जा सकता है, ना कि दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन मात्र के लिए। जैसे कोई मर्डर कर दिया, अब उसमें कोई सोचेगा हमको इसमें कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। चोरी किया, कोई थेफ्ट करता है, सोचेगा उसको स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन कोई संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिविल मामला है, उसको मिलेगा। शादी का मामला है, उससे संबंधित मिलेगा। ठीक, अब वो भी देखो,
अब कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उस पर भी मिलेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पे मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिलता है। ठीक, तो ये सब बातें अभी आगे हम आने वाले वीडियो में सब डिटेल में देखेंगे। तो भाग 2 का जो है वीडियो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाग 2 में जो भी चीज़ें इस विनिर्दिष्ट अनुतोष की हैं उसको डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों पे विनिर्दिष्ट अनुतोष मिलता है, किन चीज़ों पे नहीं मिलता है, किन चीज़ों का प्रत्युदृढ़ किया जा सकता है, किन चीज़ों का प्रत्युदृढ़ नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।